जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स बाय रितेश सर पर। दोस्तों मैं हूं रितेश। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी क्लास 10th कक्षा 10 की गणित है, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है यानी अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसको हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें देखिए, समझिए, क्लास 10th है, गणित विषय सब्जेक्ट यानी गणित है, और अध्याय 4 है यानी चैप्टर 4 है, और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम आज आसानी से बताने वाले हैं कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं, किसी भी चैप्टर को कैसे हमें पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं, नोट करके रखे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या है और इसका मतलब क्या है। आइए समझते हैं। देखिए टॉपिक 1 हमारा लिखा है। देखिए यहाँ पर 4 टॉपिक मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं जो कि इस हमारे पूरे चैप्टर के 4 टॉपिक्स हैं, और इन 4 टॉपिक्स को हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। यदि हम इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर जो होगा अच्छे से कवर हो जाएगा, यानी एकदम हम इसको अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो देखिए समझिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक 1 है, तो टॉपिक जो 1 है हमारा वो दिया गया है द्विघात समीकरण की संकल्पना एवं इसका मानक रूप। तो सबसे पहले हम टॉपिक 1 समझेंगे और इसमें क्या समझेंगे, द्विघात समीकरण की संकल्पना एवं इसका मानक रूप। पहला टॉपिक हुआ, ये चीज हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसके बाद उसका मानक रूप समझेंगे। दूसरा देखिए अब इसी में इस फर्स्ट वाला जो टॉपिक है, पहला नंबर का जो टॉपिक है, उसी में ये 2 हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम समझेंगे। द्विघात बहुपद, सबसे पहले हम इसको समझेंगे इस टॉपिक में, यानी टॉपिक जो हमारा पहला है उसमें इसको समझेंगे। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या होता है इसको हम सबसे पहले समझ लेंगे। फिर इसी में हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो है द्विघात समीकरण, फिर इसको हम समझेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। टॉपिक 2 देखिए, टॉपिक 2 हमारा जो है वो है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। फिर जो हमारा टॉपिक 2 आएगा उसमें हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को हम कैसे उसको हल कर सकते हैं, यानी हल करने की विधियां क्या हैं। तो देखिए इसको समझेंगे। इसमें भी हमारे छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे कि ये हमारा एक पॉइंट हुआ द्विघात समीकरण के मूल। हम इसमें ये बात जानेंगे तो कि दो घात समीकरण के मूल कौन से हैं, किनको हम बोलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा गुणनखंड विधि द्वारा, यानी इसमें 3 हमारे पॉइंट है मेन, वो है हमारा गुणनखंड विधि द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। दूसरा जो है हमारा है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा जो है वो है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो ये हुआ हमारा 3 पॉइंट हुए, इनको हम समझेंगे। ठीक है, हमारा तीसरा टॉपिक तीसरा है द्विघात समीकरण का विविक्त कर एवं मूलों की प्रकृति। जो हमारा टॉपिक 3 है, टॉपिक 3 उसमें हम समझेंगे द्विघात समीकरण का विविक्त कर एवं मूलों की प्रकृति। इसको हम समझेंगे कि हमारा जो द्विघात समीकरण है उसका विविक्त कर क्या होता है, जिसको हम डी बोलते हैं, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, एवं मूलों की प्रकृति हम समझेंगे। चौथा पॉइंट हमारा आता है द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न। देखिए इबारती प्रश्न हमारे कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार से बन सकते हैं, जो हमें भाषा में लिख कर दिए रहते हैं और उनको हमें समीकरण बना के हल करना रहता है। देखिए उसके बाद हम इसमें समझेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ हमारे बिंदु हैं, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये जो हैं ये हमारे इबारती, यानी जो हमारे ये चौथा हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल करने में ये हमारे बहुत बिंदु, जो ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु लिखे हैं, ये बहुत काम आएंगे। इतने ही नहीं है, यहाँ पर तो मैंने देखे कितने लिखा है, 1 2 3 4 है, यानी 4 पॉइंट्स ही मैंने यहाँ पर लिखा है, बहुत सारे हैं। तो इनको हम सारी चीजों को समझेंगे। देखिए एक बार हम इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए यदि कोई संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम 1/x होता है। ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है कि यदि कोई संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम जो होगा वो 1/x होगा। ये वाला देखते हैं, 3 क्रमागत संख्याएं, क्रमशः जो हम 3 क्रमागत संख्याएं लेंगे ना समीकरण बनाने के लिए, वो हम कौन कौन सी ले सकते हैं। देखिए पहली हम ले सकते हैं x, फिर दूसरी क्या है x+1,
फिर तीसरी होगी x+2। तो इस प्रकार से हम क्रमागत संख्याएं लेंगे हल करते वक्त, समीकरण बनाते वक्त। तीसरा देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याएं। अब ये 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो देखिए पहली वो है हमारी x है, दूसरी क्या है x+2 और थर्ड वाली है x+3। इसी प्रकार से हम संख्याएं लेते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो हमारा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर हुई। ये बात आप लोगों को पता होंगी। देखिए सबसे पहले हमें ये बात जानना बहुत जरूरी होता है, किसी भी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो हम उसमें सबसे पहले ये बात जाने कि उस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कितने टॉपिक उसमें हैं, और क्या सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें से बोर्ड में सवाल आते हैं। इन सारी चीजों को जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। हम समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ से, कौन से चैप्टर से, किस टॉपिक से हमारा जो बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं, कैसे हम जानेंगे। देखिए इसमें जैसे 4 टॉपिक दिए हुए हैं, 4 टॉपिक। तो पहला टॉपिक देखिए, पहला टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण की संकल्पना एवं इसका मानक रूप। तो इसमें से जो आता है हमारा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो इसमें से एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू जैसे 1 नंबर का हो गया, 2 नंबर का, बस 1-2 नंबर से इसमें से प्रश्न आएंगे। जो टॉपिक 1 है हमारा एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। और इसी जो टॉपिक 1 है इसी पर हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसका जो अभ्यास है यानी प्रश्नावली है, फर्स्ट प्रश्नावली यानी 4.1 यानी 4.1 जो हमारी पहली प्रश्नावली है 4.1 वो 4.1 इसी पर आधारित है, यानी टॉपिक 1 पर ही आधारित है। टॉपिक दूसरा जो है हमारा, तो टॉपिक 2 क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। तो जो दो घात समीकरण को हल करने की विधियां, तो इस पे हमारा जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 2 से 3 अंक का आता है, 2 से 3 या फिर 4 अंक का। तो इसमें से हमारा, और ये जो टॉपिक 2 है इस पर हमारी जो प्रश्नावली है वो आधारित है 4.2, इसी पर आधारित है 4.2, इसी पर आधारित है। टॉपिक नंबर 3, तो टॉपिक नंबर 3 है द्विघात समीकरण का विविक्तकर एवं मूलों की प्रकृति। तो ये जो हमारा टॉपिक 3 है इस पर हमारी जो प्रश्नावली है 4.3 आधारित है। यानी हम यदि इन सारी टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो हमारी जो प्रश्नावली है उनको भी हम निपटा लेंगे, उनको भी निपटाते चलेंगे। देखिए पहला टॉपिक कवर हुआ तो ये हमारी प्रश्नावली पहली खत्म हो गई। दूसरा टॉपिक अगर हमने पढ़ लिया अच्छे तरीके से तो दूसरी, सॉरी यहाँ पर है दूसरी, तो हमारी दूसरी प्रश्नावली निपट गई, खत्म हो चुकी है, ठीक है, उसको हम समझ लेंगे। टॉपिक 3 जब हम समझ लेंगे तो हमारी जो प्रश्नावली 3 होगी उसको भी हम निपटा लेंगे, यानी वो भी हमें समझ आ सकती है, आराम से समझ आएगी, उसको हम फिर हल कर सकते हैं। देखिए टॉपिक 4 हमारा है द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न। तो ये जो हमारा टॉपिक 4 है सबसे ज्यादा यहीं से हमारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, यह है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। यहीं से हमारे सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारा टॉपिक 4 है। तो टॉपिक 4 हमारा है जिस पर आधारित है हमारी 4.4 प्रश्नावली। तो यहीं से हमारे इसमें से हमारे 4 और 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 और 6 मतलब 4 और 6 का मतलब ये हुआ कि 4 और 6 अंक के पूछे जाते हैं, यानी 4 और 6 नंबर के पूछे जाते हैं यहाँ से, इस टॉपिक से। तो हम सबसे पहले ये बात जान ले कि कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमें एक जो चैप्टर है ये द्विघात समीकरण, इसमें हमें क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक्स हैं पढ़ना। तो इन सारी चीजों को हम सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर हम आराम से सारी चीजें कर पाएंगे, प्रश्नावली भी कर पाएंगे, और जो भी चीजें हैं जैसे हमारी प्रश्नावली है इनको तो हम कर ही लेंगे आराम से। उसके बाद देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिनको हमें जानना बहुत आवश्यक होता है, इनको हम सबसे पहले इनको जान लेते हैं। तो देखिए प्रश्नावली हो गई, इसके बाद में मैं प्रश्नावली भी आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ उसी हिसाब से हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम टॉपिक 1 पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण की संकल्पना एवं इसका मानक रूप जानेंगे। उसके बाद टॉपिक 2 पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, जिसमें कि हमारी ये 3 विधियां हैं। गुणनखंड विधि, जिसमें से एक सवाल आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, और इसमें से श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा भी एक सवाल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है 100%, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक 3 है द्विघात समीकरण का विविधता। टॉपिक 3, तो जो हमारा टॉपिक 3 है, ये जो हमारा टॉपिक 3 है इस पर भी
द्विघात समीकरण का विविक्तकर एवं मूलों की प्रकृति, इस पर हमारी 4.3 आधारित है। इसमें से भी एक सवाल जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। चौथा जो पॉइंट है यानी टॉपिक चौथा है हमारा द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न 4.4, ये वाली अभ्यास जो है इसी पर आधारित है। तो इस पे भी हमारे 6 से 4 अंक का एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो इन सारी चीजों को हम सबसे पहले समझ लेंगे कि कहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनको हमें समझना चाहिए, जिनको अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को एकदम अच्छे ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। वादा करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ 100%। यदि आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए, जिस तरीके से मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा, तो आप ऐसा क्वेश्चन कोई बचेगा ही नहीं जिस क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम में कर ना पाओ, या फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ेंगे हम नहीं जिसको आप ना कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यदि कोई संख्या, मान लीजिए जैसे जो भी मैंने पॉइंट लिखे हैं, अभी हमारे 10 से 12 पॉइंट्स और हैं इसी प्रकार के, उन सारी चीजों को भी हम एकदम समझेंगे। और ये सारी चीजें जो होती हैं, ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये आप लोगों को सीधे याद ही कर लेना है, यानी सीधे आप लोगों को दिमाग में ही इनको रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी बहुत लगने वाली हैं। क्योंकि जब हमसे कोई सवाल पूछ देगा, मान लीजिए लिखा है पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब भी हमसे समकोण त्रिभुज पर, मान लीजिए जब भी हमसे ये समकोण त्रिभुज पर कोई सवाल पूछ देगा, इसी में पूछेगा इबारती प्रश्न, और ये जब क्वेश्चन इस टाइप के पूछता है तो इन सारी चीजों का यूज इसमें बहुत होता है। जैसे कि हुआ हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय, और इसका हो गया क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इन सारी चीजों पर ही क्वेश्चन पूछता है, और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे 6 से 4 अंक के होते हैं। ओ सॉरी, 4 से 6 अंक के होते हैं, 4 से 6 अंक में पूछता है, इसलिए इन सारी चीजों को हमें समझना अति आवश्यक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और ये पॉइंट्स आप समझ चुके हैं, इनको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, फिर हम और आगे ये वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं और आगे इनको समझते हैं। तो देखिए, यदि कोई संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम 1/x होगा। दूसरा देखिए, 3 क्रमागत संख्याएं क्रमशः x+1 व x+2 होती हैं। 3 क्रमागत सम संख्याएं x, x+2, x+4 होती हैं। ठीक है। परिमेय संख्या नहीं, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम और आइए समझते हैं इसके आगे के और सारे पॉइंट्स। तो आइए समझते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। देखिए, तो पहला है हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। 1/2 आधार गुणे लंब को हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। देखिए, दूसरा है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये वाला देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दो अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई। जब भी 2 अंकों की संख्या की बात होगी तब हम ये लेंगे 10x प्लस वाई, जहां x क्या है, जहां x क्या है, दहाई का अंक है, और y इकाई का अंक है, क्योंकि इकाई दहाई, तो इकाई का अंक y और दहाई का अंक x, जहां x दहाई का तथा y इकाई का अंक है। अंकों को पलटने पर, यानी इसके जब अंक हम बदल देंगे, कभी सवाल में बोलता है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को जब हम पलटेंगे तो ये संख्या बनेगी। देखिए, 10y प्लस x, यानी x यहाँ पर y आ जाएगा और यहाँ पर x, यानी x के स्थान पर y और y के स्थान पर x आ जाएगा। बस 2 पॉइंट और हमारे बचे हैं। देखिए, लाभ प्रतिशत। जब भी हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लाभ राशि, यानी ऊपर लाभ राशि लिखेंगे और बटे में क्रय मूल्य, इंटू में 100% से गुणा कर देंगे। यानी यदि हमें लाभ परसेंट निकालना है, यानी लाभ प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर लाभ लिखेंगे और नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही रहता है। देखिए, यहाँ पर भी क्रय मूल्य है और यहाँ पर भी क्रय मूल्य है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहता है। तो लाभ प्रतिशत लिखेंगे, यानी लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो ऊपर लाभ राशि लिखेंगे, यानी लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू में 100%। हानि अगर निकालना है तो ऊपर हानि रहेगा, नीचे क्रय मूल्य इंटू में 100%। तो ये सारे हमारे जो है वो फार्मूलाज हैं जिनको हमें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों का यूज बार बार होगा प्रश्नों में।
अब आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 1। तो देखिए टॉपिक 1, तो टॉपिक 1 है हमारा जिस पर हमारी 4.1 अभ्यास आधारित है, द्विघात समीकरण की संकल्पना एवं इसका मानक रूप। तो अब हम समझते हैं, क्योंकि अब हम सारी चीजें समझ चुके हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक हैं जिनको हमें समझना है, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4 अभ्यास भी हमें करनी है, क्योंकि अभ्यास में आप लोगों को अभ्यास के सारे क्वेश्चन एकदम आसानी तरीके से, मक्खन के तरीके से करवाऊंगा। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, यानी इसकी संकल्पना एवं इसका मानक रूप। तो हम इसमें सबसे पहले दो हमारे पॉइंट है, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको हम समझेंगे। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं इधर साइड हो चुका हूं और फिर मैं इसको मिटाता हूं। तो चलिए अब हम मिटाते हैं और फिर समझते हैं। और ये देखिए आयत का क्षेत्रफल भी लिखा हुआ है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हो सकता है इसमें से जो मैंने पॉइंट लिखे इसमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों को आती होंगी, लेकिन नहीं आती हैं तो समझ लीजिए, इसीलिए मैंने लिखा है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको आती होंगी, तो आती हैं तो और भी अच्छी बात है, और नहीं आती हैं इसीलिए मैंने लिख दिया कि यदि नहीं आती हैं तो आप इन सारी चीजों को समझ लीजिए, जान लीजिए। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और समझते हैं चैप्टर के बारे में। और लास्ट में मैं इसमें से जो बोर्ड एग्जाम में हमारे प्रश्न आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, उनको भी लास्ट में मैं कराऊंगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि यदि हम चैप्टर ही अच्छे ढंग से नहीं समझ पाए होंगे तो हम प्रश्नों को कैसे कर पाएंगे। इसलिए चैप्टर हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सारी चीजें समझेंगे कि कौन से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और किन प्रश्नों पर हमें ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, उनको हम सारी चीजों को समझेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कितने टॉपिक हैं जो हमें अच्छे ढंग से पढ़ने हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए टॉपिक 1 स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक 1 द्विघात समीकरण एवं द्विघात समीकरण की संकल्पना एवं इसका मानक रूप। तो द्विघात समीकरण ये हुई हमारी, और द्विघात बहुपद। तो हम इन दोनों चीजों में सबसे पहले डिफरेंस समझेंगे। देखिए समझते हैं। तो द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? देखिए x की सबसे उच्चतम घात, जिस बहुपद में x की सबसे उच्चतम घात 2 होगी उसी को हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। सीधी सी बात होती है। जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें x की उच्चतम घात जो है वो 2 है। x की उच्चतम घात 2 है। ये हुआ हमारा उच्चतम घात वाला द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से हम कई लिख सकते हैं। देखिए x² प्लस 10x प्लस 12, कुछ भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हुए हमारे दो घात बहुपद। और बहुपद और समीकरण में मेन अंतर होता है। देखिए इसको हम ऐसे बोलते हैं, इसको हम ऐसे बोलते हैं p ऑफ x, इसको हम बहुपद बोलते हैं, इसी को हम बहुपद बोलते हैं, बहुपद। p ऑफ x बहुपद, p ऑफ x। और बहुपद और समीकरण, इधर समीकरण भी हम समझते चलते हैं ताकि हमें बहुपद और समीकरण में अंतर समझता आ जाए। देखिए समीकरण क्या होता है? p ऑफ x। मान लीजिए हमने p ऑफ x को क्या बोला? बहुपद। तो p ऑफ x बराबर 0, इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण, इसी को हम बोलेंगे समीकरण, इसी को हम बोलेंगे समीकरण। यदि देखिए क्या है कि यदि p ऑफ x हमारा बहुपद है, यदि p ऑफ x बहुपद है, बहुपद है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, बराबर में 0। यदि इतना हमारा बहुपद है p ऑफ x, तो p ऑफ x बराबर 0, ये होता है हमारा समीकरण, ये है हमारा समीकरण, इसी को हम बोलेंगे समीकरण। तो ये हुआ हमारा समीकरण। तो यदि p ऑफ x बहुपद है तो ये हुआ हमारा समीकरण। मतलब बहुपद में हम बराबर करके 0 राइट साइड में लगा देंगे तो वही हो जाता है हमारा समीकरण। यदि ये हमारे लिखे हुए हैं, जैसे हमने इधर बहुपद लिखे हैं x² प्लस
5x प्लस 6। यदि हम इसमें इज इक्वल टू 0 लगा देंगे यानी बराबर 0 लगा देंगे तो यही हो गया हमारा समीकरण, ये हो गया हमारा समीकरण और ये है बहुपद। अब हम समझते हैं इन दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए मानक रूप, जिसको हम मानक रूप बोलते हैं, तो रूप मानक रूप इसका हम समझते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मानक रूप कौन सा हम देख रहे हैं, द्विघात बहुपद। तो इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप बहुपद का। और देखिए जब ये बहुपद है तो हम इसमें बराबर इक्वल लगाकर 0 बढ़ा लेंगे यानी बराबर करके 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण। तो हम इसी में लिख देंगे। इसका जो हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा फॉर्म ये यानी मानक रूप, मानक रूप। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, इसी में हम बराबर 0 कर देंगे यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तो यही हो जाएगा हमारा समीकरण का मानक रूप। तो ये हुआ हमारा समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हुआ हमारा बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप। अब समझते हैं, देखिए इसमें जो ए बी सी है इसको हम बोलते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होती है। ए जहां, इस पे हम ऐसे लिखते हैं जहां ए बी व सी, ए बी व सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं यानी रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं ए बी सी। और देखिए इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं यानी x² का गुणांक, x का गुणांक b और x² का गुणांक a। देखिए ये होता है a b, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट यानी गुणांक, इसको हम बोलते हैं गुणांक इंग्लिश में इसको बोलेंगे कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट बोलते हैं यानी गुणांक। x² का गुणांक हमारा कितना हुआ a और x का गुणांक b, तो इसी प्रकार से हम बोलते हैं यानी इसी को हम बोलते हैं गुणांक यानी कोफिशिएंट। इसी प्रकार से इसमें भी x² का गुणांक a और x का गुणांक b, तो इन्हीं को हम बोलते हैं कोफिशिएंट यानी गुणांक बोलते हैं, गुणांक, ठीक है। तो मेन अंतर यही है, मेन अंतर जो होता है वो यही होता है समीकरण और बहुपद में, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। यदि देखिए इधर समझिए, यदि p ऑफ x ये हमारा बहुपद है तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 यानी बराबर में 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण। जैसे कि यहाँ पर समझिए इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म है मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c है, तो इसको बराबर करके हम 0 रख देंगे यानी 0 कर देंगे बराबर के 0, तो यही हो जाएगा हमारा समीकरण। तो मेन अंतर यही होता है बहुपद और समीकरण में। तो बहुपद और समीकरण हम समझ चुके हैं। अब देखिए तो हमने क्या, पहला टॉपिक लगभग हमारा खत्म हो चुका है यानी द्विघात समीकरण क्या होता है इस चीज को हम समझ चुके हैं। संकल्पना एवं इसका मानक रूप, तो हम मानक रूप भी जान चुके हैं यानी जो द्विघात समीकरण है इसका भी हमने मानक रूप समझ लिया और बहुपद का भी हमने मानक रूप समझ लिया। अब हम आगे अपना जो इसमें हम कुछ उदाहरण कर लेते हैं यानी उदाहरण कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो आइए हम अब उदाहरण करते हैं कुछ उदाहरण करते हैं यानी कुछ सवाल करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो सीखा है उसका यूज कहाँ है। देखिए तो हमारा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए। 4x माइनस 3x² प्लस 2 बराबर 0, मानक या फिर व्यापक, यानी मानक और व्यापक एक ही होता है, रूप में लिखो। यानी जो हमने अभी मानक रूप पढ़ा उसको हम समीकरण को कैसे मानक रूप में लिखते हैं। देखिए तो हमारा फर्स्ट का हल देखते हैं, पहला देखते हैं हल। देखिए क्या लिखा है, 4x माइनस 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बराबर 0 है। अब समझिए जब भी हम इसको मानक रूप में लिखेंगे कोई भी समीकरण हो, जब भी हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी
मानक रूप में या व्यापक रूप में लिखेंगे तो हम सबसे पहले घातों को घटते क्रम में लिखते हैं, घातों को घटते क्रम में लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर की घात, एक्स की घात कितनी है, एक्स की घात है 2, यानी अधिकतम घात 2 है, तो यानी एक्स की यहाँ पर घात 2 है और एक्स की घात यहाँ पर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर एक्स की घात 0 है। इसलिए हम सबसे पहले एक्स की घात 2 यानी घटते क्रम में लिखना है तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी घात को लिखेंगे, यानी एक्स की पावर 2 को सबसे पहले लिखेंगे, तो इस वाले पद को सबसे पहले लिखेंगे। तो ये वाला है हमारा -3x²। अब देखिए एक्स की पावर यहाँ पर 1 है तो इसको लिख देंगे, प्लस में हमारा है 4x। अब लास्ट में हम इसको लिखेंगे +2 बराबर 0। अभी भी ये मानक रूप में नहीं आया है, देखिए क्योंकि x² में माइनस है, इसमें हमें माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस को हटाते हैं। तो माइनस हटाने के लिए हम सिंपल से क्या करेंगे, इसमें इस पूरे समीकरण में -1 से क्या कर देंगे, गुणा, -1 से गुणा करते हैं, गुणा करने पर तो हमने यहाँ पर -1 से गुणा कर दिया। अब देखिए जब जैसे हम -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो x² प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -4x और ये भी -2 बराबर 0। तो जो ये आया ये हुआ हमारा मानक रूप यानी व्यापक रूप, यही हुआ हमारा मानक रूप यानी व्यापक हल व्यापक रूप हुआ। सेकंड दिया है तो देखिए दूसरा दिया हमें 5x² 5x² = 9, 5x² बराबर 9 दिया है। इसको हल करते हैं, देखिए बराबर के उधर पद है तो हम सबसे पहले तो इसमें यही काम करेंगे, s², इसको प्लस वाले को इधर लाएंगे, जब 9 को इधर लाएंगे तो इधर प्लस में था तो इधर आएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि इससे हम तुलना करें, देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा होता है मानक रूप, ये हमारा मानक रूप होता है बहुपद का, मान लीजिए समीकरण का ये होता है, तो ये होता है हमारा समीकरण का मानक रूप। अब इसमें क्या है, देखिए x² का गुणांक है, यानी x² का गुणांक है, ठीक है 5 है, प्लस bx। अब इसमें देखिए bx है ही नहीं, यानी ये वाला पूरा पद ही नहीं है, यानी x का गुणांक है ही नहीं, अचर पद तो 9 है। देखिए अचर पद c जो है हमारा अचर पद होता है, तो c जो है वो 9 है, लेकिन bx का गुणांक ही नहीं है, तो ये गुणांक नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये क्या है, 0 है, यानी b जो होगा वो 0 होगा, तभी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी b यहाँ पर क्या है, b 0, तो हम उसी को यूज कर लेंगे, यानी 5x² प्लस देखिए इसको हम लिख देंगे b 0 है, यानी हमारा हो जाएगा bx के स्थान पर हम लिख नहीं सकते हैं, तो यानी b हमारा 0 है, तो हम b को हटाकर यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, तो यानी 0x प्लस और क्या है माइनस में 9 है, तो -9 बराबर 0। ये अभी भी 0 है, क्योंकि 0 से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी ये हुआ हमारा मानक रूप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यही हुआ हमारा मानक रूप। थर्ड देखते हैं, तो देखिए तीसरा दिया है, तो तीसरा है -7x प्लस 6x² बराबर 0। इसको देखते हैं। अब यदि हम इसकी तुलना करें तो देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ax², तो 6x² यानी x² का जो पद है वो इधर है, तो हम सबसे पहले इसको लाएंगे सामने, तो इसको हम सामने लिख ले, x² माइनस 7x हो गया बराबर 0। अब देखिए x² तो यानी ये वाला हमारा बन गया, लेकिन bx, तो इसमें bx भी है लेकिन अचर पद नहीं, इसमें देखिए अचर पद नहीं है, तो हम इसमें अचर पद ऐड कर देंगे बस। तो देखिए 6x² माइनस 7x, अचर पद हमारा 0 है इसलिए हम 0 लिख देंगे यहाँ पर और बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हुआ हमारा मानक रूप। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। और इसमें एक मेन बात मैंने बताना भूल गया यहाँ पर, और समझिए, देखिए x² का ये जो गुणांक a है, x² का गुणांक a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो हमारा समीकरण बचेगा ही नहीं, बहुपद बचेगा ही नहीं, तो ये हमारा 0 कभी नहीं होना चाहिए। यानी ये जो x² का गुणांक 5 यहाँ पर है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यदि ये 0 हो जाएगा a, तो इस पद को यानी ये जो देखिए मानिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 0 हो गया, तो 0 x² का मतलब क्या हुआ 0,
यानी एक्स स्क्वायर इसको जीरो को एक्स स्क्वायर पूरा जीरो बना देगा। तो यानी ये वाला जो पद है, ये वाला पद ही खत्म हो जाएगा। तो जब पद ही खत्म हो जाए यानी एक्स की घात ही खत्म हो जाएगी, तो घात ही खत्म हो जाएगी, इसका मतलब वो बहुपद ना बचेगा और ना ही समीकरण बचेगा। तो ए नॉट इज इक्वल टू जीरो हमेशा होना चाहिए। और ए बी सी ये हमारी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या हमारी वो होती है जिनमें हम हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को ज्वाइन करके यानी मिला के हमारी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो ये तो हो गया हमारा इतने तक। अब हम इसमें एक हमारा पॉइंट और है छोटा सा, जिसको हम समझ लेते हैं। समझते क्या है कि पॉइंट ये है हमारा कि हम कब बोलेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि हमें जैसे मान लीजिए एक ये वाली समीकरण दे दिया, ये वाली जैसे मानक रूप है, ये वाला समीकरण, इसी में हम समझ लेते हैं। तो ये वाला समीकरण है, तो पूछेगा कि जांच कीजिए, ये वाला समीकरण देके पूछेगा हमसे कि जांच कीजिए कि ये जो है ये दो घात समीकरण है या नहीं है। तो हम उसका जवाब कैसे देंगे? उसका जवाब हम ऐसे देंगे कि उसमें हम देखेंगे मानक रूप से तुलना करके। तो मानक रूप से हम जब तुलना करेंगे, तो मानक रूप से हम तुलना करें तो ए नॉट इज इक्वल जीरो होना चाहिए, यानी ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसकी हम तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक ए यानी 3 है यहाँ पर, तो वो जीरो नहीं है, यानी जीरो नहीं है, तो ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है एक्स की उच्चतम घात, उच्चतम, ठीक है, एक्स की उच्चतम घात वो क्या होना चाहिए? दो होनी चाहिए, तभी वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। तभी वह द्विघात समीकरण कहलाएगा कि एक्स की उच्चतम घात 2 होनी चाहिए, जो कि है यहाँ पर। एक्स की सबसे उच्चतम घात जो है यहाँ पर 2 है, यहाँ भी है। एक्स की उच्चतम घात कितनी है? 2 है। एक्स की उच्चतम घात 2 है। और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये हमारी जो है दो घात समीकरण है। तो जांच करने का यही तरीका होता है कि ए नॉट इज इक्वल जीरो होना चाहिए और एक्स की उच्चतम घात 2 होनी चाहिए। इस पर हम एक दो क्वेश्चन भी अभी कर लेते हैं ताकि हमें एकदम आसानी से क्लियर हो जाए। तो आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन में पहले लिख देता हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन इन सारी चीजों को मिटा के क्वेश्चन लिखूंगा तो उसमें क्या होता है ना कि टाइम आप लोगों का बहुत वेस्ट हो जाता है और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, मिटा के लिखने के बाद समझाता हूँ। तो आइए अब आगे और भी हम सवाल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एकदम आसानी से क्लियर हो जाए सारी चीजें। देखिए इतने सवाल और हमारे हैं, इनको हम जब कर लेंगे, इतनी सारी चीजें और समझ लेंगे, तो आप लोग जो हमारी अभ्यास 4.1 है, 4.1 उसको आराम से कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद में करवाऊंगा भी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं उतने करिए, उसके बाद में अभ्यास को भी करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमको दिए जाते हैं, एग्जाम में आते हैं। देखिए जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। दिया है हमें समीकरण, देखिए पहली है 7x माइनस 8 प्लस 9x स्क्वायर बराबर 0। दूसरी दी है 7x माइनस 8 बराबर 0। तीसरी है एक्स स्क्वायर बराबर 10। और चौथी है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और ब्रैकेट में है x माइनस 3। तो हमें जांच करना है, यानी जांच करके बताना है कि ये दो घात समीकरण हैं या नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि दो घात समीकरण होने के लिए क्या करना होता है कि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इससे तुलना कर दें, इससे इसके जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, इससे हम तुलना कर दें तो हमें पता चल जाएगा। यानी जो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी ए नॉट इज इक्वल जीरो होना चाहिए, यानी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। और एक्स की जो घात है यानी एक्स की उच्चतम घात वो 2 होनी चाहिए, तो हमारा वह द्विघात समीकरण हो जाएगा। दो शर्तों को जरूर पूर्ण करना चाहिए, यानी ए नॉट इज इक्वल जीरो होना चाहिए और एक्स की उच्चतम घात 2 होनी चाहिए। अब समझते हैं, देखिए तो पहला चेक करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 7x माइनस 8 प्लस 9
एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो हम सबसे पहले इसको मानक रूप में लिख लेते हैं। तो मानक रूप में कैसे लिखेंगे, एक्स की घातों के घटते क्रम में, यानी एक्स 9x स्क्वायर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 7x को, और फिर -8 इज इक्वल 0। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं इसमें x की जो उच्चतम घात है वो, देखिए अब इसमें देखिए a बराबर 9 है, a बराबर 9 हुआ, और b बराबर जो है हमारा वो है 7, और c बराबर जो है -8 है। ये ए बी सी के मान हुए। तो इसमें a हमारा 0 नहीं है, यानी a नॉट इज इक्वल 0 है, इस शर्त को पूरा कर रहा है। और x की जो उच्चतम घात है, यानी x की उच्चतम घात हमारी 2 है। देखिए x की उच्चतम घात 2 है, तो यानी ये क्या है ये हमारा हाँ है, यानी ये वाला जो है वो हमारा द्विघात समीकरण है, यानी फर्स्ट वाला जो है वो हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें a नॉट इज इक्वल 0 भी है, और a की जो पावर है, उच्चतम घात है, वो 2 है। तो ये हो चुका हमारा। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा हमारा दिया है 7x - 8 बराबर 0। 7x - 8 बराबर 0, इसको समझते हैं। अब इसमें देखिए, यदि हम उससे तुलना करें मानक रूप से, तो मानक रूप से देखिए इसमें क्या है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का यानी ए है ही नहीं, यानी ए नॉट इज इक्वल इसमें 0 के शर्त को पूरा ही नहीं कर रहा है, यानी ए बराबर इसमें 0 ही है, ए बराबर 0 है, क्योंकि ए है ही नहीं तो मतलब 0 है। तो ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है ही नहीं इसमें, एक्स का गुणांक 7 है, यानी बी का हमें मान दिया है 7, बी का मान 7 है, और सी भी दिया है -8, सी भी -8 है, लेकिन ए जो है वो हमारा 0 है, इसलिए चूंकि ए नॉट इज इक्वल 0 होना चाहिए, इसलिए इसमें 0 है, तो इसमें 0 है, तो इसलिए ये नहीं, ये वाला हमारा जो है नहीं है, द्विघात समीकरण ये वाला नहीं है। एक्स की उच्चतम घात क्या होगी जब इसमें ए 0 ही है, तो ये नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा हमें दिया है एक्स स्क्वायर, यहीं पर समझ लेते हैं। देखिए इसको हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और 10 को इधर लाएंगे, पक्षांतर करके बराबर 0। अब देखिए एक्स की इसमें उच्चतम घात जो है वो है, एक्स की उच्चतम घात 2 है, और ए का मान भी हमें यहाँ पर 1 दिया है, यानी ए बराबर इसमें 1 है, और बी बराबर है जो है बी बराबर 0 है, बी बराबर इसमें 0 दिया है, बी बराबर 0 है, और सी का मान जो है अचर है वो 10 है, -10 है। तो बी 0 होना कोई शर्त तो है नहीं कि बी 0 होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, बी 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स की उच्चतम घात 2 होनी चाहिए और ए 0 नहीं होना चाहिए, जो कि इसमें फॉलो कर रहा है, यानी ए 0 नहीं है, हमारा 1 है, और एक्स स्क्वायर की घात जो उच्चतम घात है वो 2 है, इसलिए ये वाला हमारा द्विघात समीकरण है, ये वाला जो है हमारा द्विघात समीकरण है, तीसरा वाला। इसको हल करते हैं चौथे वाले को, तो थोड़ा सा हमें स्पेस की आवश्यकता होगी, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम समझते हैं तीसरे वाले चौथे वाले को। सॉरी, उधर का भी मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, आप लोग समझ चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक आसानी से समझ आया होगा। वादा रहा आपसे, यदि आपने सारी वीडियोस देख ली इस दो घात समीकरण की, तो वादा रहा आपसे कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, दो घात समीकरण से सारे आपको बनते चले जाएंगे क्वेश्चन, और लास्ट में मैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ, तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, इसको भी हम कर लेते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को जो हमारा चौथा है, देखिए इसकी जांच करते हैं कि ये दो घात समीकरण है या फिर नहीं है। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर है बराबर 2 ब्रैकेट में है x - 3 a + b, यहाँ पर हम a + b का होल स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b का मतलब यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab होता है तो 2 × ab, तो ab का गुणा x आएगा, तो यानी हमारा इतना आएगा बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 2x, और देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, और 2 × 3 = 6। अब देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इधर हुआ हमारा 2x, और इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस का 2x हो जाएगा बराबर, ये हुआ माइनस का 6 हुआ। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये हमारा कट गया और उधर माइनस में 6 है और इधर प्लस में 1 है, तो प्लस 1 और उसको भी हम इधर भेज देंगे, तो प्लस 6 बराबर इधर हमारा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों जुड़ के 7 हो जाएगा बराबर 0, तो यानी हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ये जाके द्विघात समीकरण बना। अब देखिए इसमें अगर हम ए को देखें तो ए नॉट इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो 0 भी नहीं है एक एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जो उच्चतम घात है यानी एक्स स्क्वायर, एक्स की जो उच्चतम घात यहाँ पर 2 है, तो उच्चतम घात 2 है और ए नॉट इज इक्वल टू 0 है, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। ये वाला हमारा दो घात समीकरण है। तो हमारे लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे अभ्यास। नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे अभ्यास अपनी 4.1। तो जो अगली हमारी वीडियो होगी उसमें हम अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के। तो लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही कि मन लगाकर पढ़ते रहिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।